जी नमस्कार। आज हम लोग धन के विकेंद्रीकरण के संबंध में भारतीय संविधान में क्या स्थिति है, इस पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही इस संबंध में जो नेतृत्वशाली वर्ग है या जिसे हम राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं, उनकी इसमें क्या भूमिका हो सकती है। साथ ही जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कैसे धन के विकेंद्रीकरण को एक सुनियोजित ढंग से क्रियात्मक रूप दे सकता है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है, उन नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 ख और अनुच्छेद 39 ग, ये दोनों अनुच्छेद यह दिशा निर्देश देते हैं राज्य को कि राज्य धन का उचित तरीके से वितरण करे और यह वितरण जन कल्याण के लिए हो। साथ ही ऐसी संरचनाओं का विकास ना हो जाए जिसके माध्यम से धन का संकेंद्रण हो जाए। यद्यपि जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है, फिर भी एक राष्ट्र को दिशा देने की दृष्टि से और उसके क्या सकारात्मक दिशा निर्देश हो सकते हैं किसी भी राष्ट्र के, उसको ये नीति निर्देशक तत्व इंगित करते हैं। और एक दस्तावेज के रूप में एक चेतस दृष्टि की स्थापना करते हैं जिसको राज्य को देखते रहना है और जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार उसे अपनी नीतियों का निर्धारण करना है। इसके अलावा जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई है, वह एक बड़े स्तर पर धन को वितरित करने के लिए एक योजना का निर्धारण करती है। इसी का एक रूप हमें वित्त आयोग में दिखाई देता है जो अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया जाता है। दूसरा जो स्थानीय प्रशासन है उसमें अनुच्छेद 73वां संशोधन है, 73वां और 74वां। इन अनुच्छेदों के तहत भी स्थानीय निकायों में वित्त आयोग की स्थापना की जाती है और यह जो सारा संरचनात्मक स्वरूप है यह धन के विकेंद्रीकरण को लेकर ही है। अब चूंकि राज्य अपने उत्तरदायित्व से विमुख है, इसलिए हम देखते हैं कि एक धन का जो उचित वितरण होना चाहिए या इसका संरचनात्मक स्वरूप ऐसा होना चाहिए
जिससे आम व्यक्ति के हाथ में धन का मूल्य विस्थापित हो और वह अपने जीवन स्तर को सुधार सके। तो इसमें जो मूल योगदान है वह राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका का होना चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश जो राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका है, इन दोनों ने बड़े स्तर पर देश के धन को संकेंद्रित किया है, भले ही वह भ्रष्टाचार के रूप में हो या फिर जो वित्त आयोग द्वारा फंड वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें से बड़े स्तर पर गबन कर लिया जाता है धन का। इसी गबन के कारण राजनीतिक सत्ता में से संबंधित लोगों और कार्यपालिका के उच्च पदों से संबंधित लोगों के पास एक धन का अंबार लग चुका है। अब इन दोनों वर्गों को जो जिम्मेदारी दी गई थी धन के विकेंद्रीकरण से संबंधित, इसके विरुद्ध इन समूहों ने काम किया है और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि सामान्य व्यक्ति के पास धन का प्राय अभाव सा रहता है। ये किन प्रकारेण जो राजनीतिक लोग हैं या प्रशासनिक लोग हैं उनके पास धन का प्रवाह होता चला जाता है। तीसरी ओर जो पूंजीपति हैं उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है जिससे अनिवार्यतः धन उन्हीं के पास चला जाएगा। कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वह हमें एक दृष्टि देता है कि जो धन है वह पूरा समाज का ही है। अतिरिक्त मूल्य का सहारा लेकर पूंजीपति लोग इसे हस्तगत कर लेते हैं। अब इसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग की स्थिति होनी चाहिए, चीज़ों को लेकर उसकी जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए वह यह है कि जनसाधारण के धन संबंधित मनोविज्ञान को आमूलचूल तरीके से परिवर्तित करें, क्योंकि धन केवल संस्थाओं और संरचनाओं के माध्यम से ही प्रवाहित नहीं होता, यह व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक और शारीरिक श्रम के माध्यम से भी प्रवाहित होता है। समस्या यहाँ आती है कि लोगों को पास एक नियोजन की दृष्टि नहीं, हर साधारण व्यक्ति चीज़ों का नियोजन नहीं कर पाता और बिना नियोजन के उनके पास धन का प्रवाह नहीं होता। बुद्धिजीवी वर्ग जन सामान्य को जब तक जागृत नहीं कर देता, वह धन की संरचनाओं को उसे समझा नहीं देता कि धन का प्रवाह किस ढंग से होता है, इसकी जो संरचनाएं हैं वो कैसे काम करती है और कैसे हम मूल्य अर्जित कर सकते हैं और उस मूल्य के माध्यम से हम धन के प्रवाह को स्वयं की ओर ला सकते हैं। दुर्भाग्य से जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह इन मुद्दों की ओर ध्यान ही नहीं देता।
वह विभिन्न ज्ञान अनुशासनों की जो पारिभाषिक शब्दावली है उससे इतना आक्रांत रहता है कि वह मूल समस्याओं को भूल जाता है। तो उसकी अपनी एक जटिल भाषा होती है जिस भाषा में वो बातचीत करता हुआ चला जाता है, किंतु उससे धरातल पर कुछ परिवर्तन नहीं होता। और यह परिवर्तन तभी होगा जब हम मनुष्य के मनोविज्ञान, उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं की समझ रखते हैं और उसी समझ के माध्यम से हम चीज़ों में परिवर्तन का प्रयास करें। इससे धन के विकेंद्रीकरण को क्रियात्मक रूप देने में सहजता होगी और जो समस्याएं हमारे सामने बनी हुई हैं उनका एक बहुत बड़ा भाग हमारे समक्ष मनोवैज्ञानिक है। एक कहा जा चुका है कि जो शिक्षा है उसमें गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा बड़े अर्थों में धन के केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण को स्वरूप देती है। जब जनता प्रबुद्ध होती है तो धन समान रूप से वितरित होने लगता है। हालांकि पूर्ण समानता संभव नहीं है, फिर भी अधिकांश की जब हम बात करते हैं तो यह हमें अनुकूल स्थिति में दिखाई पड़ेगा। वहीं जब जनता अशिक्षित हो रहती है या उसकी शैक्षणिक गतिविधियों में असमानता रहती है तो वह शैक्षणिक असमानता आर्थिक असमानता का भी रूप ले लेती है। और इसे दूर करने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग को चेतस रहना चाहिए। जब तक बुद्धिजीवी वर्ग चेतस नहीं रहेगा, उसने जो ज्ञान अर्जित किया है वह ज्ञान भी समाज की ही संपत्ति है, उसकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। और उस ज्ञान का उपयोग यही है कि जनता के जीवन में समृद्धि आए, उसका जीवन स्तर ऊंचा हो और उन्हें हम सुशिक्षित कर सकें। जो भी उनमें धार्मिक कट्टरता भरी हुई है उसे कम कर सकें और उनके सामने सत्य को ऐसे रखें जैसे हम आकाश में सूर्य को देखते हैं। अब ये चीज़ आवश्यक इसलिए है क्योंकि व्यक्ति भाषाई और धार्मिक जालों से मुक्त हुए बिना अपने आर्थिक हितों को साध ही नहीं सकता। वह इन्हीं जालों में उलझा हुआ रहता है और अधिकांश बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो ज्ञान को केवल अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, वो उसको बांटते नहीं हैं। या फिर ज्ञान का वितरण भी हुआ, वह भी अप्रमाणिक ज्ञान बांटा जाता है और अप्रमाणिक ज्ञान से चीज़ों का समाधान नहीं होता, प्रत्युत्तर वो चीज़ें जटिल होती हुई चली जाती है। तो धन के विकेंद्रीकरण में जो मूल भूमिका हो सकती है वह बुद्धिजीवी वर्ग की है। दूसरी ओर राजनीतिक और कार्य
न्यायपालिका को यह समझना होगा कि धन के संकेंद्रीकरण से वो अपना ही नुकसान कर रही हैं, क्योंकि जब तक समाज सुरक्षित नहीं है, निश्चिंत नहीं है, किसी एक व्यक्ति के पास धन का संकेंद्रीकरण हो जा रहा है, तो वह व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकता। सुरक्षित मनुष्यों के बीच ही सुरक्षित राजनीतिज्ञ, पूंजीपति या बुद्धिजीवी रह सकता है। झोंपड़ियों के बीच में अगर एक महल खड़ा भी हुआ है तो इसकी यह संभावना ज़्यादा बनती है कि वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए समावेशी और सामूहिक विकास की भारत को आवश्यकता है और यह हमारे सचेत होने से और संरचनाओं में एक बौद्धिक नियोजन स्थापित करने से संभव हो पाएगा। जी नमस्कार।